हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब आप? मस्त हो? तो ये हमारी ध्वनि की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। तरंगों के अभिलक्षण भी इसके साथ में आ जाएंगे, अलग से हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है तरंगों के अभिलक्षण, और जो तरंग के अभिलक्षण है वो भी ध्वनि तरंग के अभिलक्षण ही होंगे, क्योंकि ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है, तरंग है। तो इस क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा तरंग धैर्य, यानी ध्वनि तरंगों का तरंग धैर्य। दूसरा है हमारा ध्वनि तरंगों की आवर्ती। तीसरा है ध्वनि तरंगों का आयाम। और चौथा है हमारा ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल। पांचवा है ध्वनि तरंग का वेग। ये जो सभी बिंदु है ये हमें ध्वनि तरंग को समझने में सहायता प्रदान करेंगे, और कोई अन्य प्रकार की तरंग है उसको भी समझने में सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि तरंगों का कारत्व, ध्वनि तरंगों की प्रबलता, ध्वनि तरंगों की गुणता, ध्वनि तरंग का वेग जो है यहाँ पे हमने देख ही लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक तरीके से सूत्र भी निकालेंगे, ठीक है। अंत में हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो इस प्रकार से ये जो सभी टॉपिक है हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस कक्षा को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि तरंग का तरंग धैर्य या तरंगों का तरंग धैर्य। जिस प्रकार से मान लो ये ग्राफ हमने यहाँ पे बना रखा है, घनत्व या दाब और औसत घनत्व या दाब इसको बोल सकते हो, समय के साथ ये ग्राफ है। वाई अक्ष पर आप घनत्व या दाब ले रखा है, और एक्स अक्ष पर हम मान सकते हैं कि समय के साथ किस प्रकार की ध्वनि हमें प्राप्त हो रही है। अब ये जो ग्राफ है ये एक तरीके से ध्वनि की दिशा को नहीं बता रहा है, ये ध्वनि के साथ, ध्वनि घनत्व के साथ और दाब के साथ किस प्रकार से उतार चढ़ाव होता है ध्वनि में, ये बताता है। तो अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ग्राफ बन रहा क्यों है। हम ध्वनि को सीधा तो देख सकते नहीं है, ध्वनि को हम नहीं देख सकते, तो हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्वनि कम ज्यादा हो रही है तो उस तरीके का ये ग्राफ है। जिस प्रकार से मान लो कोई आप यंत्र बजा रहे हो, ठीक है, और मान लो लो की दो छड़े उसको हम आराम से बजा रहे हैं, और उसको अगर हम पानी के अंदर लेके जाके बजाते स्थिति में क्या होगा, घनत्व परिवर्तित हो गया, ध्वनि की आवाज हमें कम सुनाई देगी। तो इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ध्वनि जा तो रही है, जो रास्ते में जो वायु है उसका घनत्व अलग अलग है, तो उस प्रकार से ध्वनि में जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो आ रहा है। तो वो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। बाकी के दो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बोर्ड पर दो ग्राफ नहीं बना सकते। दोनों ग्राफ को कैसे जोड़ के दिखाएं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। तो बाकी दो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ बना कैसे। ग्राफ इस तरीके से बना जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से ध्वनि कहीं किसी यंत्र से बाहर निकलती है, किसी मान लो लाउड स्पीकर से बाहर निकलती है, तो कभी कभी हमें ऐसे सुनाई देता है, कभी तो हमें ध्वनि तेज सुनाई देती है और कभी हमें ध्वनि धीरे सुनाई देती है। तो वहाँ पे फर्क क्या है, वहाँ पे है माध्यम का फर्क। माध्यम का घनत्व अगर परिवर्तित होगा, माध्यम का दाब अगर परिवर्तित होगा, तो उस स्थिति में ध्वनि के जो हमें सुनाई देने में जो क्या होगा, उतार चढ़ाव होगा। लेकिन कोई पेशेंट है, जैसे वेंटिलेटर पर अगर कोई पेशेंट हो, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। कोई मान लो कोई पेशेंट है, वो वेंटिलेटर पर है, उसकी हार्ट बीट हम नाप रहे हैं, तो उस स्थिति में देखो क्या हो रहा है कि वो जो हमारा हमारा हार्ट है वो तो धक 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 ऐसे कर रहा है, लेकिन उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ बनता है उसी प्रकार से। ध्वनि तो निकल तो रही है मुंह से ध्वनि, लेकिन उसका ग्राफ कैसे बनेगा, घनत्व के साथ, दाब के साथ, वो उस चीज का ये ग्राफ हमने बनाया है। अब सबसे पहले हम हमारा जो पहला बिंदु है वो देखते हैं तरंग धैर्य, उसके बाद आगे बिंदु हम देखते जाएंगे और आपको यहाँ पे बोर्ड पर वो बिंदु मिलेंगे। तो देखिए कि दाब और घनत्व के साथ जो ध्वनि का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, कभी ध्वनि हमें ज्यादा सुनाई दे रही है, कभी कम सुनाई दे रही है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो बीच की लाइन है ये बता रही है औसत दाब और औसत घनत्व को, और ये जो प्रक्रिया चल रही है ये समय के साथ परिवर्तित होती जा रही है। अब देखते हैं तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, ग्रीक भाषा के इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं हम। देखो एक लाइन आप ऐसे खींचती है, एक लाइन ऐसे खींचती है, ये है लैम्डा तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करने वाला एक एक चिन्ह, ऐसे बोल सकते हैं सिंबल, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की लंबाई ही है। जिस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह के बीच की जो हम लंबाई नापते हैं मीटर में, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की जो लंबाई नापते हैं, वैसे ही तरंग दैर्घ्य है तरंग की लंबाई। और इसको नापेगी किसमें, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होगा मीटर। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। तो दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों या दो क्रमागत शंग या घृतों के मध्य की लंबाई को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो ये जो है, ये वाले ऊपर उठे हुए जो टीले से आपको दिख रहे हैं तरंग के, ये तो है शंग। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शंग, ठीक है।
और जो ये नीचे दसे हुए इसे दिख रहे हैं ये है घृत। तो इस प्रकार से चाहे दो घृत ले लो चाहे दो संग ले लो, तो उनके बीच की जो एक तरीके से दूरी है वो क्या कहलाएगी, उनके बीच की दूरी कहलाएगी तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग की लंबाई। तो उनके बीच की दूरी है उसे ही बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। जिस प्रकार से मान लो कि ये है पहला श्रृंग और ये है मान लो दूसरा श्रृंग, तो इस श्रृंग और इस श्रृंग के बीच की जो दूरी है वो है तरंग दैर्घ्य लैम्डा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये घृत है और इसका अगला वाला घृत कौन सा है, ये वाला घृत है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी क्या है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा ही है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दो कर्मागत श्रृंग या दो कर्मागत घृतों के मध्य की दूरी है तरंग दैर्घ्य के बराबर। ऐसे इसे ही हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इस दूरी को हम नापते हैं मीटर में। इस प्रकार से देखो एक तरीका और हो सकता है कि मान लो ये तरंग यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, ये तरंग यहाँ से शुरू हुई, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये तरंग यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से चलते 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 यहाँ पे समाप्त हो गई, तो ये दूरी भी ना, ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बराबर ही है, ठीक है, ये दूरी भी तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बराबर ही है। ये ऐसा कह सकते हो कि एक तरंग अपना पूरा चक्कर लगा के वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, तो वो उसने शुरुआत से और अंतिम बिंदु के मध्य जो दूरी तय की है वो भी तरंग दैर्घ्य ही होती है। और अलग तरीके से भी हमने बताया था, दो सुरंगों दो घृतों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य की लंबाई कहलाती है। दूसरा बिंदु देखते हैं जो हमारा है, आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए किस प्रकार से है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये है न्यू, ठीक है। तो आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है हर्ज। ऐसा ही का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी ये मात्रक आवृत्ति का हर जगह लागू है, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे ब्रिटेन में चले जाओ, चाहे चीन में जापान में कहीं पे चले जाओ, आवृत्ति का मात्रक हर जगह रहेगा, सर्वमान्य मात्रक है। अब देखते हैं आवृत्ति की परिभाषा। तो देखिए एक सेकंड में, मतलब जो भी काम होगा वो एक सेकंड का ही होगा, ठीक है, में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या, कहने मतलब एक सेकंड में कितनी तरंग पूर्ण तरंग बन रही है। देखो ये ना, ये एक पूर्ण तरंग है, यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण तरंग है, और एक सेकंड में कितनी पूर्ण तरंग बन रही है वही क्या है, आवृत्ति है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, या एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या, एक सेकंड में कुल कितने दोलन हो रहे हैं। जिस प्रकार से मान लो कोई, ये मान लो पेंडुलम है, तो पेंडुलम एक सेकंड में कितने दोलन कर रहा है उसकी संख्या, ठीक है। और अगला क्या है, या एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती क्या है, एक सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं उनकी संख्या, या एक सेकंड में वस्तु कितना कंपन कर रही है उनकी संख्या, या ऐसे कह सकते हो एक सेकंड में कितने संपीड़न और कितने विरलन बन रहे हैं उनकी संख्या को आवर्ती बोलते हैं। और यहाँ पे यह भी कह सकते हो कि एक सेकंड में कितनी पूर्ण तरंग बन रही है, इस प्रकार से एक सेकंड में कितनी पूर्ण तरंग बन रही है उनकी संख्या को बोलते हैं आवर्ती। इसको अलग एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि आप एक सेकंड में कितने पल के झपका सकते हैं इस तरीके से, तो वो भी क्या है, आवर्ती है, ठीक है। आपकी एक सेकंड में कितने दिल की धड़कन क्या करती है, धक 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 करती है, तो वो भी क्या उसकी आवर्ती है। तो आवर्ती की सिंपल परिभाषा ये है, साधारण परिभाषा ये है कि एक सेकंड में जो प्रक्रिया हो रही है कितनी बार हो रही है वो उसकी क्या है, आवर्ती है। इसको प्रदर्शित करते हैं न्यू से और इसकी मात्रक है हर्ट्ज। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला बिंदु है आवर्तकाल, जिसे हम टी से प्रदर्शित करेंगे। और आवर्तकाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो आइए देखते हैं आवर्तकाल की परिभाषा क्या है। एक कंपन या एक दोलन बोल सकते हो को पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अगर एक दोलन हो गया तो उस एक दोलन को होने में कितना समय लगा वो आवर्तकाल है, या एक कंपन हो चुका तो उस एक कंपन को होने में जो समय लगा वो क्या है, आवर्तकाल। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब मान लो कि ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से अगर मान लो एक संपीड़न गुजर गया और वापिस इस बिंदु से दूसरा संपीड़न गुजर रहा है, या इस बिंदु से एक विरलन गुजर गया या दूसरा विरलन गुजर रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि एक बिंदु से एक श्रृंग गुजर गया, अब दूसरा श्रृंग जब गुजरेगा तो उस एक श्रृंग के गुजरने और दूसरे श्रृंग के गुजरने में जो समय का अंतर है वही क्या है, आवर्तकाल है। जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं, देखो पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, 365 दिन। चंद्रमा का आवर्तकाल कितना है, 27 दिन। आपका स्कूल में आवर्तकाल कितना है, 6 घंटे हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है। तो इस प्रकार से
एक प्रक्रिया हो चुकी, वापस वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है, तो उस स्थिति में पहली प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया के बीच का जो अंतराल है वही क्या कहलाता है, समय, जो ही कहलाता है आवर्तकाल, जिसे हम t से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या है, सेकंड। यानी इसको हम किस में नापेंगे, समय तो है, आवर्तकाल मतलब टाइम ही तो है, टाइम को किस में नापेंगे, टाइम का ऐसा ही मात्रक है सेकंड। आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। इसका सूत्र इस प्रकार से बन सकता है कि जो आवर्ती हमने ली थी वो न्यू है, उसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवर्तकाल क्या होगा, 1/t। तो आवर्तकाल आवर्ती के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं न्यू यानी आवर्ती बराबर 1/t यानी 1/ आवर्तकाल, यानी आवर्ती बराबर 1/ आवर्तकाल। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो देखिए आयाम क्या है, किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। जिस प्रकार से मान लो कि ये तरंग है और ये तरंग अधिकतम कहाँ तक विस्थापित हो रही है, ये तरंग अधिकतम यहाँ तक विस्थापित हो रही है। और आयाम को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और छोटे वाले ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये अधिकतम विस्थापन की दूरी क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। इसी प्रकार से ये अधिकतम विस्थापन की दूरी क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। इसको आयाम को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। आयाम एक तरीके की दूरी तो है, विस्थापन तो है, अधिकतम विस्थापन ही है। तो उस स्थिति में आयाम का मात्रक भी क्या होगा, आयाम का मात्रक भी होगा ऐसा ही मात्रक मीटर। ठीक है, तो आयाम को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटे वाले से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये इसका चिन्ह हो गया प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, और मात्र क्या हो जाएगा, ऐसे ही मात्रक हो जाएगा मीटर। जिस प्रकार से आप मान सकते हो जो पेंडुलम है वो दोलन कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में वो अधिकतम कितनी दूरी जा सकता है, तो वही उसकी क्या होगी, आयाम हो गया। तो इसी प्रकार से मान लो कोई कण है वो कंपन कर रहा है, तो अधिकतम कितना कंपन कर सकता है, वो इसका क्या हो जाएगा, आयाम। ये 4 बिंदु हमने पढ़ लिया आराम से बढ़िया तरीके से। एक बार इनका वापस से रिवीजन करते हैं। तो पहला बिंदु था हमारा तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य क्या है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस तरंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से तरंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए कि तरंग दैर्ध्य या तो ऐसे समझ सकते हो कि दो सुरंग या दो घृतों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, या एक तरंग की पूर्ण लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो पूर्ण लंबाई है तरंग की, वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दूसरा था हमारा आवर्तकाल, दूसरा था आवर्ती। आवर्ती क्या मतलब कि 1 सेकंड में कितनी तरंगे बन रही है, वो क्या थी, आवर्ती थी। अगर 1 सेकंड में 5 तरंगे बन रही तो वो आवर्ती 5 होगी उसकी। 1 सेकंड में 50 तरंगे बन रही तो उसकी आवर्ती क्या होगी, 50 होगी। ठीक है, और तीसरा था हमारा आवर्तकाल कि एक तरंग को बनने या एक बिंदु से एक पूरे तरंग को निकलने में कितना समय लग रहा है, वो क्या है, आवर्तकाल है। जिस तरीके से मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु मान लो ये बिंदु है, तो इस बिंदु से एक पूरी एक तरंग कितने समय में निकल रही है, पूरी एक तरंग कितने समय में निकल रही है, या कितने समय में एक पूरा दोलन हो रहा है, या कोई कण कितने समय में एक पूरा कंपन कर रहा है, तो वो उसका क्या होता है, आवर्तकाल। और चौथा आयाम था कि माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापन हो रहा है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो होता है आयाम। अब हम ध्वनि के कुछ और अभिलक्षण देखते हैं जो हमें ध्वनि को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। पहला है ध्वनि की विशेषता तारतम्य। तो ध्वनि के तारतम्य क्या होता है उसे समझ लेंगे, फिर देखेंगे प्रबलता, फिर देखेंगे गुणता। तो देखिए तारतम्य की क्या परिभाषा है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे कहते हैं तारतम्य। आगे बढ़ते हैं, किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्र होता है, शीघ्रता से होता है, उसका तारतम्य उतना ही अधिक होगा। स्रोत का कंपन जितने धीरे धीरे होता है उसका तारतम्य उतना ही कम होता है। तो तारतम्य मतलब ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरीके से आवाजों को ग्रहण कर रहा है, वो एक तरीके से तारतम्य है। और अगर जिस ध्वनि का आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारतम्य ज्यादा, और जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होगी उसका तारतम्य क्या होगा, कम होगा। आइए इसको चित्र के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक बार चित्र बना रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई ध्वनि है, एक ध्वनि है जिसकी इस प्रकार से तरंगे बन रही है। ठीक है, और ये है दूसरे प्रकार की ध्वनि, देखिए इस प्रकार से। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आवृत्ति कम है तो इसका तारतम्य भी कम होगा, और इस ध्वनि की आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। 1 सेकंड में जो कंपन हो रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है तो आवृत्ति ज्यादा होगी। तो 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति बोलते हैं, और आवृत्ति ज्यादा है तो तारतम्य ध्वनि का ज्यादा है, और अगर आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारतम्य क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं हम प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है।
कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को प्रबलता कहते हैं एक तरीके से। और मधुर ध्वनि का आयाम कम और प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रबलता क्या परिभाषा है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये एक तरीके से परिभाषा है प्रबलता की। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को हम कहते हैं प्रबलता। तो कानों में प्रति सेकंड कितनी ध्वनि पहुंच रही है उसके माप को क्या बोलेंगे, प्रबलता बोलेंगे। मधुर ध्वनि का आयाम कम होता है तो उसकी प्रबलता भी क्या होगी, कम होगी। और प्रबल ध्वनि का आयाम ज्यादा होता है उसकी प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको चित्र के साथ समझते हैं। देखिए एक बार के लिए कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई ध्वनि है जिसका आयाम इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरी ध्वनि है उसका आयाम इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आयाम ज्यादा है, यहाँ पे आयाम ज्यादा है, यहाँ पे आयाम कम है। तो ये कम आयाम वाली मधुर ध्वनि है और ये अधिक आयाम वाली कौन सी ध्वनि है, ज्यादा प्रबल ध्वनि है। अब अंतिम ध्वनि की विशेषता क्या है, गुणता है। देखिए गुणता क्या है, किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है कि तरंग की किस प्रकार से आकृति बन रही है, वो ही उस ध्वनि तरंग की क्या होगी, गुणता होगी। आगे देखिए, समान तारतम्य तथा समान प्रबलता की ध्वनि में अंतर करता है। ये जो गुणता है, ये गुणता शब्द क्या बताता है कि अगर समान तारतम्य और समान प्रबलता की ध्वनि है उनमें ये गुणता करता है अंतर। किस प्रकार से, ध्वनि की आकृति के आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर एकल आवृत्ति की ध्वनि है तो उसे हम बोलते हैं टोन, और अगर 2-3 आवृत्ति की ध्वनि मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मिश्र ध्वनि, ठीक है। और जो शोर होता है वो कानों को प्रिय नहीं होता, और जो एक तरीके से मधुर ध्वनि होती है, मधुर संगीत होता है, वो कानों को क्या होता है, प्रिय होता है। इस प्रकार से गुणता क्या बताता है, गुणता ध्वनि की आकृति देख के बता देता है कि यह ध्वनि, इन दोनों ध्वनि में किस प्रकार का अंतर है। अब हम देखते हैं तरंग का वेग। तरंग का वेग, जिस प्रकार से कोई कार है उसका वेग हम निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से हम तरंग का भी वेग निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं तरंग की वेग की परिभाषा। वेग की परिभाषा साधारण तरीके से वही है जो हमने देखी थी। क्या है वेग, एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। तो हम देखो वेग का जो सूत्र लेते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तरंग, हम लिखेंगे तरंग का वेग, ठीक है। तो तरंग का वेग क्या होगा, तरंग द्वारा चली गई दूरी, ऐसे लिख सकते हैं आप, चली गई दूरी बट्टा दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात लिख सकते हैं। बट्टा में आप लिख सकते हो लगा समय। अब देखिए ये एक तरीके से वेग का सूत्र भी तो है। वेग बराबर होता है तय की गई दूरी, या हम वहां पे लेते हैं विस्थापन, लेकिन हम यहाँ पे दूरी नाम ले रहे हैं, ठीक है। बात एक ही है, तरंग का वेग बराबर तय की गई दूरी बटा लगा समय। अब देखो तरंग के वेग को v से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तय की गई दूरी, देखो तो कौन दूरी तय कर रहा है, तरंग दूरी तय कर रही है। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या देते हैं हम, लैम्डा। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लगा समय यहाँ पे आवर्तकाल आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया v बराबर लैम्डा बट्टा टी, यानी तरंग का वेग बराबर तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा बट्टा में लगा उसे समय यानी आवर्तकाल। अब एक बार परिभाषा वापस पढ़ो। एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम कहते हैं तरंग। देखो किस तरीके से, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 1 सेकंड यानी आवर्तकाल कितना है, 1 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड मान रखो। जैसे आप सूत्र में 1 सेकंड मान रखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा ना, क्योंकि t का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से v बराबर क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि 1 सेकंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है वही तरंग की क्या है, चाल है। एक मानक परिभाषा हो सकती है, लेकिन अगर आपको भाई 1 सेकंड का मान नहीं दे, आपको पूछते 10 सेकंड या 1 घंटे में तरंग कितनी दूरी तय करेगी, तब आपको वहाँ पे ये सूत्र काम में लेना है, ठीक है। तरंग द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी बटा उसमें लगा कुल समय का अनुपात वेग के बराबर होगा। अब देखो हम इस सूत्र को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग बराबर हम जानते हैं लैम्डा बट्टा टी होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख रहे हो लैम्डा बराबर, इसको ऐसे लिख रहे हैं लैम्डा गुणा 1 बट्टा टी, और 1 बट्टा टी बराबर आवर्ती होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेग बराबर क्या हो गया, लैम्डा गुणा आवर्ती यानी न्यू। 1 बटा टी बराबर आवर्ती हमने देखा था पीछे अभी,
ए बटा टी बराबर न्यू होता है आवर्ती। तो इस तरीके से 1/t की जगह हम न्यू लिख सकते हैं। तो v बराबर हो गया लैम्डा गुणा न्यू यानी आवर्ती, यानी वेग बराबर, तरंग का वेग बराबर हो गया तरंग की द्वारा तय की गई दूरी गुणा तरंग की आवर्ती। अब हम अंतिम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अंतिम बिंदु है हमारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल की बात करेंगे और इन बिंदुओं के साथ हम देखेंगे कि ध्वनि की चाल किस किस प्रकार से परिवर्तित होती है। सबसे पहले देखें ध्वनि की चाल। देखो पदार्थ में किस प्रकार से ध्वनि की चाल बदलती है। पदार्थ यानी माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल पदार्थ के माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। तो गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, ठीक है। फिर द्रव में ध्वनि की चाल उससे ज्यादा और ठोस में सबसे तेज होती है ध्वनि की चाल। इस प्रकार से अगला बिंदु है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। इसका उदाहरण क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर पर सेकंड और 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके सामने उदाहरण है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ध्वनि की चाल कितनी होती है 331 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 0 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो ध्वनि 331 मीटर चल जाएगी या 331 मीटर दूर चली जाएगी। और जब तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस तो उस स्थिति में 1 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, 344 मीटर दूरी तय करेगी। अगला बिंदु है हवा में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे जैसे हवा में आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। जिस प्रकार से कभी रात को अगर हम आवाज देते हैं तो वहाँ पे आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, आवाज ज्यादा दूर तक जाती है तो ध्वनि की चाल वहाँ पे ज्यादा है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ये तो आप उदाहरण देखते ही हो। जैसे मान लो कोई पटाखा फूटता है, ये किसी कोई मतलब पटाखा फूटता है या कोई बिजली कड़कती है तो उस स्थिति में होता क्या है, प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और उस पटाखे की जो फूटने की आवाज वो बाद में सुनाई देती है। जैसे बिजली चमक रही तो हमें प्रकाश पहले चमकता हुआ दिखाई देता है और आवाज बाद में आती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और ध्वनि की चाल कम होती है। वैसे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगला लास्ट बिंदु है वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343 मीटर पर सेकंड होती है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये लेक्चर पूरा ध्वनि पर आधारित था जो हमने कंप्लीट किया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ।